गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी आने वाली CUET UG, CUET PG और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी छात्र इन परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले हैं वो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रहे हैं और ये जो है कि नरम दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था स्थापित की थी उसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके अलावा हमारे पास तत्वबोधिनी सभा भी है यहाँ पर। तो तत्वबोधिनी सभा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो वर्ष 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न से रिलेटेड ये सभी जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए ये सभी आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट। देखिए यहाँ पर दो विकल्प आपको देखने को मिल सकता है, एक ऑप्शन सी भी है सरोजिनी नायडू। तो प्रश्न कैसे बदल लिया जाएगा अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है कि INC की जो है कि अध्यक्षता इन्होंने की थी। वहीं सरोजिनी नायडू की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1925 में जो है कि लखनऊ का अधिवेशन था वहां पर जो है कि उसकी अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है कि आप ये फैक्ट्स अवश्य याद रखें। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एलिसा जो टेस्ट होता है वह एड्स के लिए होता है। तो एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दिन और रात बनने का क्या कारण है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, जो डे और दिन और रात होता है वो किस कारण से होता है ये बेसिकली पूछा जा रहा है। तो यह जो है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसको हम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। साथ ही साथ वह अपने एक्सिस पर भी इस रेवोल्यूशन के दौरान घूमती है, इसको हम रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो है कि डे एंड नाइट का जो फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो हमारा सीजन का चेंज होता है, चेंज ऑफ सीजन या जो मौसम का बदलाव देखने को मिलता है वह ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि रडार यंत्र किस काम में आता है। हमारा जो रडार यंत्र होता है वह जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश है, यानी कि कॉफ़ी प्रोड्यूसर हाईएस्ट या मैक्सिमम कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है ये पूछा जा रहा है। तो ब्राज़ील जो है कि आपका जो साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राज़ील वह जो है कि सबसे अधिक जो है कि कॉफ़ी उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कौन सा वह एक्सेप्ट करेगा। तो वह ग्रुप ए और ओ वाले जो है दोनों ग्रुप के जो है कि ब्लड को जो है कि एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कि सन 1935 में हुई थी, अप्रैल सन 1935 में हुई थी। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है कि घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विजय तेंदुलकर। काफ़ी प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं।
नाटककार हैं, कहानीकार हैं। विजय तेंदुलकर जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याएं निम्न में से कौन सा एक कारण जो है कि उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याएं जो है यानी कि जिसके कारण भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें आपको ये बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रीजन इज नॉट वैलिड या विच रीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वह है मृत्यु दर का कम होना। मृत्यु दर का कम होना जो है कि भारत के आर्थिक विकास में किसी प्रकार की बाधकता नहीं उत्पन्न करता है, जबकि इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी व अशिक्षा ये सभी ऐसे कारण हैं जो कि भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं के रूप में गिने जा सकते हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। ये काफ़ी पेटेंट या काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक या रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर है चंद बरदाई। रासो साहित्य से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो एक बार रासो साहित्य के जो कई सारी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी, यानी कि विच सिख गुरु इस्टेब्लिश द खालसा सेक्ट, ये पूछा जा रहा है हमारे इस प्रश्न में। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह को जो है कि ये माना जाता है कि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है कि 1675 में हुआ था, पटना में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1699 ईस्वी में ही जो है कि खालसा पंथ यानी कि खालसा सेक्ट की जो है कि स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा गया है। पानीपत जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल फील्ड रहा है इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्ट से अगर बात की जाए तो, और काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस रहा है। पानीपत में 3 बैटल हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इस प्रश्न का तो मैं उत्तर बता दे रहा हूँ आप सभी को कि 1556 में जो है कि द्वितीय युद्ध हुआ था और पहला युद्ध भी जो है कि मैं बता देता हूँ कि 1526 में जो है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है कि पानीपत का प्रथम जो है कि युद्ध हुआ था और उसमें जो है कि बाबर विजेता हुआ था। और यहीं पर जो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें भी जो है कि अकबर जो है कि विजयी होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पानीपत का तृतीय जो युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था, उसमें कौन विजेता हुआ और यह कब हुआ था, आपको ईयर बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन बी था। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह जो है कि सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो यहाँ दिख रहा है। अगर जो ये पूछ लिया जाए कि भारत के अंतिम वाइस रॉय कौन थे, ठीक है, तो उसका उत्तर भी लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएगा, ठीक है। और तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। और अंतिम जो है कि गवर्नर अगर पूछा जाए तो भी सी राजगोपालाचारी ही होंगे, ठीक है, ये अंतिम ही गवर्नर थे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए इस तरह से कई बार प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आधा अधूरा जानकारी आपको देखने को मिलती है। दयानंद सरस्वती के बारे में जो है कि बात की जा रही है, तो यहाँ पर लेकिन केवल दयानंद लिख दिया गया है। तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था, ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बैटल रही भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 1757 ईस्वी में जो है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो 1764 में हुआ था। ये दोनों बैटल ऐसी थी जिन्होंने जो है कि अंग्रेजी हुकूमत का जो आधिपत्य जो है कि पूरे भारत पर जो है कि कायम कर दिया था। तो यहाँ पर नवाब जो बात करें, यहाँ पर जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी था इसमें जो है कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का जो है कि परास्त किया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट्स जो है कि आप याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान का क्या अर्थ है। तो बेसिकली अष्टप्रधान क्या था कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी,
ठीक है, जो कि मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, यानी कि मंत्रियों की एक परिषद थी जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान थी। ठीक है, वह रजिया सुल्तान थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन को जो है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और तमाम जो है कि ऐसे फैसले सरकार ने लिए थे जिनको बाद में जो है कि संशोधित करना पड़ा। और इसका जो प्रश्न का सही उत्तर है वह है आर्टिकल 51A, जो कि पार्ट 4 में जो है कि आर्टिकल 51A जोड़ा गया और इसी के अंतर्गत जो है कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नामक चैप्टर जोड़ा गया। और इसमें वर्तमान में शायद 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ओरिजिनली केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ईयर 2002 में जो है कि जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और ये जो मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, तो इसको जो है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के जो है कि सिफारिशों के आधार पर जो है कि इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। हमारा जो प्रश्न है अगला वह है कि कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह आप सभी को पता होगा कि यह डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के लिए जो है कि कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। वर्गीज कुरियन को जो है कि माना जाता है कि भारत में फादर ऑफ डेयरी साइंसेस कह सकते हैं। वर्गीज कुरियन, आप ये नाम याद रखिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसकी रचना जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको गाने का लगभग जो समय होता है, ऑफिशियल टाइम है, वो लगभग 52 से 60 सेकेंड तक होता है। तो लगभग 52 से 60 सेकेंड तक के बीच में जो है कि हमको राष्ट्रगान को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा जो है कि एक ऑफिशियल जो है कि डेटा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी भी यहाँ पर ऑप्शन में है। तो बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं, इन्होंने जो है कि आनंद मठ नामक एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जिससे जो है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कि लिया गया है। आपको याद रखना है, इसी से जो है कि जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, उसी से जो है कि राष्ट्रीय गीत लिया गया है। या राष्ट्रीय गीत के रचयिता अगर पूछा जाए तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी लगाना है, और राष्ट्रगान अगर पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर लगाना है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो वह थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि नील नदी की देन किसे कहते हैं? यानी कि किस देश से एक तरीके से कहा जाए कि नील नदी निकलती है? तो मिस्र को जो है कि नील नदी की देन कहते हैं। नील या नाइल इसको कई लोग पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र। सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है अगर ये कहा जाए। जबकि जो अमेजन रिवर है, अमेजन, वह जो है कि सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वह अधिक है नील नदी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट रिवर पूछा जाए तो आपको अमेजन रिवर लगाना है। अगर सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो आपको जो है कि नील नदी लगाना है। एशिया की सबसे जो लंबी रिवर है वह है यांगत्से, जो कि चीन में बहती है और जो है कि दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में जाकर गिरती है। तो ये फैक्ट भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 1978 के बीच में चली थी। और इंदिरा गांधी ने जो है कि यह नारा दिया था गरीबी हटाओ का। और आज तक देखिए गरीबी किस हद तक, कहाँ तक हम हटा पाए हैं, तो किस हद तक हम कामयाब हो पाए हैं गरीबी हटाने में, और हमारी सरकारें किस हद तक कामयाब हो पाई हैं,
उस ये जो है कि एक जो है कि विवेचना का जो है कि विषय है। तो ऑप्शन इसका जो है कि डी सही उत्तर हो जाएगी। 5वीं जो है कि पंचवर्षीय योजना थी, अब जो है कि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वह 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि ईयर 2012 से लेकर 2017 तक चला था। और उसके बाद जो है कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, और जो बीजेपी सरकार तत्कालीन थी जो 2014 में आई थी, 2015 में जो है कि नीति आयोग का निर्माण किया गया शायद। तो नीति आयोग से रिलेटेड अगर आपको फैक्ट्स पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।